मित्रों 2 दिन अब हम हाड़ौती के चौहान पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, इतिहास की बात की जाए, हम हिस्ट्री में राजवंशों से यदि आपको पता है कि चौहान वंश से क्वेश्चन आएगा, तो चौहान वंश से प्राथमिकता 90% क्वेश्चन कहां से बनता है? अजमेर के चौहान है, मुख्यतः विग्रहराज चतुर जिसे विसलदेव कहते हैं, और पृथ्वीराज तृतीय। उसके बाद में जालोर का जो चौहान वंश है, जहां से कन्नरदेव है वो। इसके बाद में एक आता है आपके रणथंभौर का चौहान वंश। तो 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हाँ, 3 जगह से आपको ध्यान में रखना है। एक तो देखो रणथंभौर का चौहान वंश हमीरदेव, एक जालोर से कन्नरदेव, और एक अजमेर के चौहान। चौहान वंश में आपको इन 3 को प्रमुखता देनी है। अब हम देखो हाड़ौती के जो चौहान पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम, नगण्य के बराबर आते हैं। ध्यान रखना मित्रों, 90 से ऊपर भी 95% तक मैंने जो आपको बताया वहां से ही क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, चौहान वंश में क्वेश्चन आएगा तो हिस्ट्री में चौहान वंश से एक ही आएगा, आपको पता है, और वो एक उन 3 टॉपिकों में से आएगा जो जहां से प्रमुखता रखते हैं। तो सुनील जी गुर्जर, स्वागत है आपका भी। अब हम हाड़ौती के चौहान मुख्य जो यहाँ के जो शासक है उनकी चर्चा करेंगे। आज हाड़ौती में बूंदी के चौहान होगी, और कल वाले जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कोटा के चौहान। तो 2 क्लासों में हम इसको करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। तो स्वागत है प्रमोद जी गोदारा, बहुत लेट हो गए आप। तो चलते हैं हाड़ौती की तरफ। मित्रों, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? हाड़ौती। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रदेश है उसे क्या कहते हैं मित्रों? हाड़ौती कहते हैं। दक्षिण पूर्वी प्रदेश को हाड़ौती कहते हैं। ठीक है मित्रों, क्लियर। अब देखिए मित्रों, हाड़ौती में मुख्यतः बूंदी और कोटा के क्षेत्र आते थे। हाड़ौती में मुख्यतः बूंदी और कोटा के क्षेत्र आते थे। मुख्यतः मित्रों इस प्रदेश में एक बूंदा मीणा रहता था। पहले कौन रहता था? बूंदा मीणा। हाड़ौती में कौन रहता था पहले? बूंदा मीणा। और इस बूंदा मीणा के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम पड़ा बूंदी। क्या पड़ा? बूंदी। इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा मित्रों? बूंदी नाम पड़ा। ठीक है मित्रों, जो आपने एक रणकपुर प्रशस्ति या रणकपुर जो अभिलेख है, उस रणकपुर अभिलेख में इस बूंदी का नाम है, ध्यान रखना मित्रों, वृंदावती मिलता है। क्या मिलता है? वृंदावती। इस बूंदी का नाम क्या मिलता है रणकपुर अभिलेख में? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना मित्रों। रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है? हाँ, सरोज जी लिच्छना, स्वागत आपका। हाँ, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सभी को। तो रणकपुर अभिलेख में मित्रों इसी बूंदी का नाम क्या मिलता है मित्रों? वृंदावती मिलता है। क्लियर। तो देखिए मित्रों, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रदेश है वह कहलाते हैं हाड़ौती, और इसमें बूंदी और कोटा के क्षेत्र आते थे प्राचीन समय में। और मुख्यतः यहाँ पर बूंदा मीणा रहता था, और बूंदा मीणा के नाम पर इसे क्या कहते हैं मित्रों? इस क्षेत्र को बूंदी कहते थे। और रणकपुर अभिलेख में इस बूंदी को क्या कहा गया है? वृंदावती कहा गया है। क्लियर। अब देखिए मित्रों, हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पर बूंदी के हाड़ा चौहान। देखो मित्रों, यहाँ पर हाड़ा चौहान ने राज किया था। आज हम बूंदी के हाड़ा चौहान पढ़ेंगे, और कल वाली क्लास में कोटा के हाड़ा चौहान पढ़ेंगे। बूंदी से हम स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, बूंदी के जो हाड़ा चौहान है, बूंदी में हाड़ा चौहान है, इन हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था? हाँ, बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक, बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था मित्रों? तो वह था मित्रों देवा हाड़ा। कौन था? देवा हाड़ा। बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था? देवा हाड़ा। इसे देवन सिंह भी कहते हैं मित्रों। ठीक है, देव सिंह भी इसे कहते हैं। तो देव सिंह, देवा हाड़ा या देवन सिंह एक ही बात है। इस देवा हाड़ा ने मित्रों 1241 में जेता मीणा को या जेतिया मीणा को पराजित करके इस बूंदी में है हाड़ा चौहान की स्थापना की। किसे हराकर? देवा हाड़ा ने जेता मीणा को पराजित कर 1241 में बूंदी में हाड़ा चौहानों की स्थापना किसने की? तो एक तो आपको संस्थापक याद रखने मित्रों, जितने मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाए मित्रों, सारों के सारों आपको संस्थापक याद करने। देखो, सबसे पहले हमने सांबर से स्टार्ट किया था। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक याद होना चाहिए, नाम लेते ही कौन था? वासुदेव। कौन था मित्रों? वासुदेव। और सांबर से हम चले गए थे कहां पर? अजमेर। अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था मित्रों? अजय राज। कौन था? अजय राज।
अजमेर से हम गए थे मित्रों कहां पर, रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था मित्रों? रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अजय कौन था? गोविंदराज। कौन था रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक? गोविंदराज। उसके पश्चात हम गए थे नाडोल। नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण चौहान था नाडोल में। उसके पश्चात हम गए जालोर। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कौन था मित्रों? कीर्तिपाल। और आज हम आ गए हाड़ौती। हाड़ौती में बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था मित्रों? देवाहाड़ा। कौन था? देवाहाड़ा। चलिए आगे, चलिए अब देखिए मित्रों, ये देवाहाड़ा है, इसने 1243 ईस्वी में अपने पुत्र समर सिंह को शासन सौंप दिया। यानी 1243 में ये देवाहाड़ा, अपना पुत्र कौन था इसका? समर सिंह। इस समर सिंह को शासन सौंप कर ये देवाहाड़ा है वो खुद है संन्यास धारण कर लेता है। क्लियर? अब देखो मित्रों, समर सिंह का एक पुत्र था जेत सिंह। समर सिंह का पुत्र कौन था मित्रों? जेत सिंह, जिसे जेतर सिंह भी कहते हैं। समर सिंह का एक पुत्र था मित्रों जेतर सिंह। कौन था? जेतर सिंह। इस जेतर सिंह ने मित्रों 1273 में, जेतर सिंह ने 1273 में, 1273 ईस्वी में कोटिया शाखा का भील था, एक कोटिया भील। उस कोटिया भील को हराकर कोटा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। समर सिंह का पुत्र कौन है? जेतर सिंह या जेत सिंह, जिसने 1273 में किसे हराया? कोटिया भील को। किसे हराया? कोटिया भील को हराकर किस कहां पर अधिकार कर लिया? कोटा पर अधिकार कर लिया। मित्रों जो कोटा का नाम है, ये कोटा का नाम किसके नाम पर पड़ा है? इस कोटिया भील के नाम पर कोटा का नाम कोटा पड़ा है, ध्यान रखना। तो 1273 में समर सिंह के पुत्र जेत सिंह ने कोटिया भील को हराकर कहां पर अधिकार कर लिया मित्रों? कोटा पर अधिकार कर लिया। क्लियर? अब देखिए मित्रों, कोटा पर जब इसने अधिकार कर लिया तो ये समर सिंह अपने पुत्र से खुश हुआ, और समर सिंह ने अपने पुत्र से खुश होकर अपने पुत्र जेत सिंह को क्या दे दिया? अपने पुत्र जेत सिंह को कोटा का शासन प्रबंध सौंप दिया। कोटा का शासन प्रबंध। और कोटा को मित्रों, इस कोटा को है ये बूंदी की राजधानी बना दी। बूंदी की राजधानी। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है मित्रों, ये कोटा यहाँ पर बूंदी से अलग नहीं हुआ है। कोटा यहाँ पर बूंदी से अलग नहीं हुआ है। इस समर सिंह ने अपने पुत्र जेतर सिंह से खुश होकर इसे क्या सौंप दिया मित्रों? कोटा है, जो कोटा क्षेत्र है, हाँ हाँ कोटा क्षेत्र, कोटा क्षेत्र है मित्रों। अजी सतीश जी, ये जेतर सिंह वो नहीं है, वो जेतर सिंह मेवाड़ में थे, और ये जेतर सिंह कहां पर आ गए हैं? ये हाड़ौती का चौहान है, ध्यान रखना, अलग है ये, ध्यान रखना। तो जेतर सिंह है, इस जेतर सिंह से खुश होकर कोटा क्षेत्र किसे सौंप दिया? इस कोटा का शासन प्रबंध, एक कोटा अलग क्षेत्र है, इस कोटा का शासन प्रबंध अपने पुत्र जेतर सिंह को सौंप दिया। किसने? समर सिंह ने। और कोटा को बूंदी की राजधानी बना दी। कोटा को बूंदी की राजधानी बना दी। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, यहाँ पर कोटा बूंदी से अलग नहीं हुआ है। कोटा बूंदी से अलग नहीं है, कोटा बूंदी के अधीन है, लेकिन कोटा का शासन प्रबंध है वो समर सिंह ने अपने पुत्र को सौंप दिया। क्लियर? ठीक है मित्रों, यहां तक हमने पढ़ा है। एक बार वापस देख लिए मित्रों, वापस जो अभी आए हैं एक बार वापस देखिए। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रदेश जो हाड़ौती कहलाता है, वहां पर बूंदी और कोटा के क्षेत्र थे प्राचीन में, जहां पर हाड़ा चौहान थे। बूंदा मेड़ा के नाम पर इस क्षेत्र को बूंदी कहते थे। रणकपुर अभिलेख में इसका नाम वृंदावती मिलता है। बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था? देवाहाड़ा, जिसने 1241 में जेता मीणा को पराजित करके यहाँ पर अधिकार किया था। क्लियर? इस देवाहाड़ा का पुत्र कौन था? समर सिंह, जो 1243 में शासक बना। समर सिंह का पुत्र कौन था? जेत सिंह। जेत सिंह ने 1273 में अपने पिता के जीवित रहते हुए ही, अपने पिता के कार्यकाल में ही कोटिया भील को हराकर कोटा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्लियर? अब कोटा पर अधिकार कर लिया तो समर सिंह अपने पुत्र से खुश होकर इस कोटा का शासन प्रबंध किसे सौंप देता है? इस जेत सिंह को या जेतर सिंह को सौंप देता है। ठीक है मित्रों, और कोटा को बूंदी की राजधानी बना दिया जाता है। यहाँ पर कोटा है मित्रों, वो बूंदी का ही यहाँ पर एक भाग है। क्लियर? आगे जाकर अलग होगा, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। यदि इतना क्लियर हो गया तो आगे चलेंगे। चलिए आगे मित्रों, अब देखिए मित्रों आगे चलते हैं। बिल्कुल सतीश जी, हाँ हम बिल लगाकर बता सकते हैं। यदि कोई क्लियर डाउट है
समझ रहे तो आप बोल सकते हैं सर दोबारा बताइए, दोबारा बता देंगे, लेकिन क्लियर होना जरूरी है आपके। अब देखिए मित्रों, जयत सिंह के बाद के, हाँ आगे की बात, हाँ राम राम जी प्रिया जी गुर्जर, स्वागत है, अभिनंदन आपका भी। अब देखिए मित्रों, आगे जयत सिंह के बाद में जैसे नाप्पू सिंह शासक बनता है, कोई आपको याद नहीं करना है। नाप्पू सिंह के बाद में हल्लू हाड़ा शासक बनता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 1354 ईस्वी के आसपास, 1354 में शासक बनता है बरसिंह हाड़ा। 1354 में शासक कौन बनता है मित्रों? बरसिंह हाड़ा है वो 1354 में शासक बनता है। अब बरसिंह हाड़ा के काल में मित्रों, एक तो देखो मित्रों यहां पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके काल में हुआ था? इसी बरसिंह हाड़ा के काल में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। और इस दुर्ग के बारे में हमने चर्चा की थी मित्रों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण है वो भूत प्रेतों के द्वारा हुआ है। इसके अलावा इस दुर्ग में मित्रों मैंने बताया था कि सबसे अधिक आवाज करने वाली जो गर्भ गुंजन तोप है, वो गर्भ गुंजन तोप भी कहां पर थी? तारागढ़ दुर्ग में थी। अनु चौधरी जी स्वागत है आपका। तो मित्रों ये चर्चा हमने जब राजस्थान के दुर्ग पढ़े थे, वहां पर आपके साथ मैंने ये चर्चा की थी। तारागढ़ दुर्ग के बारे में मैंने डिटेल में वहां पर बता दिया। ठीक है मित्रों, अब एक बात और देखो मित्रों, मेवाड़ का महाराणा था खेता। मेवाड़ महाराणा कौन था? खेता। इस मेवाड़ के महाराणा खेता ने इस तारागढ़ दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा की थी, यानी तारागढ़ दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाया और उसकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ महाराणा खेता है, तारागढ़ विजय के उपलक्ष्य में क्या है मित्रों? मारा गया था। लेकिन जब खेता का पुत्र, महाराणा खेता का पुत्र कौन था? जल्दी से बताइए, मेवाड़ में महाराणा खेता का पुत्र कौन था? कौन बताएगा? मेवाड़ महाराणा खेता का पुत्र कौन था? मेवाड़ के महाराणा खेता का पुत्र, हाँ कौन था? जल्दी से बताइए, जिद्दी जी, प्रिया जी बताइए। मेवाड़ महाराणा, बिल्कुल स्नेहा कुमावत ने सबसे पहले आंसर दिया, बिल्कुल लाखा। कौन था? लाखा। मेवाड़ महाराणा खेता का पुत्र कौन था? लाखा। अब देखो मित्रों, खेता है, इस मेवाड़ के महाराणा खेता की मृत्यु कैसे हुई थी? तारागढ़ दुर्ग को जीतने के उपलक्ष्य में महाराणा खेता की मृत्यु हो गई। लेकिन खेता का पुत्र लाखा शासक बना, तो इस लाखा ने प्रतिज्ञा की। लाखा ने क्या प्रतिज्ञा की? कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाऊंगा, मैंने आपको पढ़ाया था, देखो जब मेवाड़ पढ़ाया था उसमें, कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाऊंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाऊंगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब मित्रों इसने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन वो तारागढ़ दुर्ग कौन जीत पायो? क्यों काटा? हाड़ा चौहान आ जगह बहुत कलड़ा बहुत आक्रमण करतो रहे, हाड़ा चौहान इन पांचों से खेल देता। अब इसने क्या किया? इसने सोचा कि ऐसे तो भैया तारागढ़ दुर्ग नहीं जीत पाएंगे, तो इसने इस तारागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए यहाँ पर एक मिट्टी का नकली दुर्ग बनाया, मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाया। इस लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए, और सोचो या तो भूखा मराना भाई, अपा अन्न जल की प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन या तो भूखा मराना। तो ये तारागढ़ ने क्या जीतो या क्या जा, कोई तोड़ काटो, तो आप सामंतान रहे हो और सामंत लोगों थे, कोई को तोड़ काटो, नहीं तो भूखा मर से हटे, क्या की प्रतिज्ञा कर ली। तो इस समय तारागढ़ दुर्ग को जब जीतने की प्रतिज्ञा करता है, तारागढ़ को नहीं जीत पाता है, तो मित्रों इसी दुर्ग के सामने एक मिट्टी का नकली दुर्ग बनाता है। कौन? ये लाखा बनवाता है। और इस मिट्टी के नकली दुर्ग को तोड़कर है इसको ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। कौन मित्रों? ये लाखा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, ये मैंने आपको बताया था उस समय। और इस मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी यहाँ का जो हाड़ा था, कुंभा हाड़ा। कौन था? कुंभा हाड़ा। ये कुंभा हाड़ा अपनी जान की बाजी लगा देता है। ये कुंभा हाड़ा कहता है कि आपको इस मिट्टी के नकली दुर्ग को भी हम ऐसे नहीं जीतने देंगे। इस मिट्टी के नकली दुर्ग को, है तो ये तारागढ़ की प्रतिकृति ना, इसलिए इस मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और यहाँ पर ये कुंभा हाड़ा है मित्रों, इस मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी है अपनी जान की बाजी लगा देता है। उसके पश्चात ये लाखा कहता है कि मैंने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। बिल्कुल। तो ये मित्रों तारागढ़ दुर्ग के बारे में ये चर्चा है, मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में भी बिल्कुल करवाई थी। हाँ ठीक है।
गणेश चतुर्थी का ऑफर आपके सामने बताएंगे बिल्कुल अभी अभी जो भी ऐप कोर्स के बारे में होगा। हाँ, आज शाम 6 बजे तक गणेश चतुर्थी के संदर्भ में जो भी ऑफर होगा मित्रों, ऐप कोर्स के संदर्भ में कितनी आपको रियायतें मिलती है वो शाम 6 बजे तक बता दिया जाएगा। ठीक है, आज शाम 6 बजे तक। हाँ तो मित्रों, ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर है गणेश चतुर्थी का ऑफर है, जिसको भी जिस संदर्भ में ऐप कोर्स लेना चाहे, रेट हो, पटवार हो, पुलिस हो, ये ऑफर आज शाम 6 बजे तक है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो ऑफर दिया है मैनेजमेंट ने, उस ऑफर को आप मित्रों आज शाम 6 बजे तक ले सकते हैं। शाम के 6 बजे तक आप इस ऑफर को, जो भी ऐप कोर्स आप लेना चाहते हो, पटवार पुलिस, जो भी राजस्थान पुलिस हो या रीट हो, ये ऑफर आपका शाम 6 बजे तक रहेगा। चलिए मित्रों आगे। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात ये बरसिंघाड़ा भी है, गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध है, लड़ता हुआ मारा जाता है। गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध लड़ता हुआ कौन मारा गया मित्रों? ये बरसिंघाड़ा भी गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अब देखिए मित्रों, बरसिंह के बाद में शासक कौन बनता है? बरसिंह के बाद में एक बांदोली शासक बनता है। बांदोली के बाद में एक शासक आता है नारायण राव। बूंदी का शासक कौन बनता है मित्रों? नारायण राव। कब बनता है ये? 1503 में। 1503 में बूंदी का शासक कौन बनता है मित्रों? नारायण राव। कौन था नारायण राव? इस नारायण राव ने मित्रों अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ महाराणा सांगा के साथ। मेवाड़ महाराणा सांगा के साथ नारायण राव ने अपनी पुत्री कौन ही? कर्मावती। मेवाड़ महाराणा सांगा के साथ नारायण राव ने अपनी पुत्री कर्मावती का विवाह किया। ठीक है मित्रों, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान रखनी है। हाँ, आपको ध्यान में यह रखना है कि खानवा के युद्ध में बूंदी के किस शासक ने भाग लिया था? तो मित्रों, खानवा के युद्ध में बूंदी के किस शासक ने भाग लिया था? आपसे कोई पूछ ले कि खानवा के युद्ध में बूंदी के किस शासक ने भाग लिया मित्रों? तो खानवा युद्ध में बूंदी के नारायण राव ने भाग लिया था। तो नारायण राव के संदर्भ में दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। 1503 में यह शासक बनता है। इसने अपनी पुत्री कर्मावती, इसकी पुत्री कौन थी? कर्मावती। कर्मावती का विवाह किसके साथ किया? मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ। और मेवाड़ महाराणा सांगा के साथ अच्छे संबंध थे। और खानवा के युद्ध में मित्रों इसने मेवाड़ महाराणा सांगा का प्रतिनिधित्व किया था। सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में इसने भाग लिया था। 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ था उसमें इसने भाग लिया था। क्लियर? ठीक है मित्रों। हाँ, नारायण राव के बाद में भी तो राव सुल्तान शासक बनता है, जिसके काल की कोई घटना याद नहीं रखनी है। और राव सुल्तान के बाद में जो शासक बनता है वह बनता है सुरजनहाड़ा। नेक्स्ट शासक कौन है मित्रों? सुरजनहाड़ा। हाँ, सुरजनहाड़ा के संदर्भ में बात की जाए मित्रों, तो इस सुरजनहाड़ा ने एक तो कोटा को 25 वर्षों की पठानों की गुलामी से मुक्त करवाया था। यानी कोटा पर 25 वर्षों तक जो पठानों की जो गुलामी थी उससे कोटा को मुक्त करवाया था। इस सुरजनहाड़ा ने रणथंभौर पर अधिकार किया। किस पर किया था? रणथंभौर पर अधिकार किया। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किसने किया मित्रों? सुरजनहाड़ा ने। सुरजनहाड़ा ने किस पर अधिकार किया मित्रों? रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। किसने? सुरजनहाड़ा ने रणथंभौर पर अधिकार किया, कोटा को पठानों की गुलामी से मुक्त करवाया। अब मित्रों, जब रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है तो उसी समय 1569 में, देखो मैंने आपको जब आमेर रियासत पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको पढ़ाया था 1569 में आमेर के राजा भगवंत दास और मान सिंह आए थे अकबर के नेतृत्व करते हुए। यहाँ पर है देखो, आमेर के राजा भगवंत दास ने यहाँ पर आक्रमण किया था और मान सिंह भी उनके साथ था, अपने पिताजी भगवंत दास के साथ था।
और भगवंत दास के कहने पर ही इस सूरजनहाड़ा ने बाद में मित्रों अकबर की क्या की थी, अधीनता स्वीकार की थी। तो 1569 में भगवंत दास का आक्रमण, रणथंभौर पर किसका आक्रमण होता है 1569 में, भगवंत दास का आक्रमण। और रणथंभौर का शासक कौन था 1569 में, 1569 में रणथंभौर का शासक कौन था मित्रों, सूरजनहाड़ा। रणथंभौर पर आक्रमण किसने किया, भगवंत दास ने। किसके कहने पर किया, अकबर के कहने पर। किसके कहने पर किया मित्रों, अकबर के कहने पर। और इस सूरजनहाड़ा ने मित्रों यहाँ पर क्या की, अकबर की अधीनता स्वीकार की। सूरजनहाड़ा ने किसकी अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसके पश्चात मित्रों अकबर ने इसे राव राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, राव राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसब प्रदान किया। अकबर ने इसे क्या दिया मित्रों, राव राजा की उपाधि, राव राजा की उपाधि वह 5000 का मनसब। अकबर ने इसे राव राजा की उपाधि, किसे, सूरजनहाड़ा को। सूरजनहाड़ा को अकबर ने राव राजा की उपाधि और 5000 का क्या दिया मित्रों, मनसब प्रदान किया था। ठीक है मित्रों। इसके पश्चात अकबर ने इसे मित्रों बनारस का शासन प्रबंध सौंपा। कौन सा, बनारस क्षेत्र का शासन प्रबंध सौंप दिया। और रणथंभौर का जो शासन था ये इस सूरजनहाड़ा का पुत्र था एक दुद्दा, उस दुद्दा को तो रणथंभौर का प्रशासक बना दिया। और इस सूरजनहाड़ा को अकबर ने कहा भेज दिया, बनारस भेज दिया। तथा सूरजनहाड़ा को अकबर ने कहा भेजा, बनारस का शासन प्रबंध, बनारस का शासन प्रबंध सौंप दिया। बनारस का शासन प्रबंध किसे सौंप दिया मित्रों, सूरजनहाड़ा को। हाँ, सूरजनहाड़ा को बनारस का शासन प्रबंध सौंप दिया। बनारस का शासन प्रबंध किसे सौंपा, अकबर ने। और वहां पर जो रणथंभौर था मित्रों, बिल्कुल समझो जी, रणथंभौर था, उस रणथंभौर का शासन प्रबंध किसे सौंप दिया, इस सूरजनहाड़ा का पुत्र था एक दुद्दा। कौन था, दुद्दा। उस दुद्दा को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त कर दिया और इसे कहां भेज दिया, बनारस भेज दिया। और मित्रों बनारस में जाने के पश्चात काशी में, कहां पर, काशी जो यूपी में पड़ता है, काशी में 1585 में सूरजनहाड़ा की क्या हो गई, मृत्यु। सूरजनहाड़ा की मृत्यु हुई 1585 में। कब हुई मित्रों, 1585 में सूरजनहाड़ा की मृत्यु हो गई काशी में। ध्यान रखना मित्रों, ठीक है मित्रों। इसके पश्चात सूरजनहाड़ा का एक दरबारी कवि था। कौन था दरबारी कवि, सूरजनहाड़ा का दरबारी कवि कौन था, चंद्रशेखर। कौन था, सूरजनहाड़ा का दरबारी कवि कौन था मित्रों, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कौन था, सूरजनहाड़ा का दरबारी कवि। और इस चंद्रशेखर ने 2 ग्रंथ लिखे थे, हमीर हट और सूरजन चरित्र। कौन से ग्रंथ लिखे थे इसने, हमीर हट व सूरजन चरित्र। हमीर हट व सूरजन चरित्र ग्रंथ किसने लिखे, चंद्रशेखर ने। किसने लिखे थे, चंद्रशेखर ने। मित्रों एक बार मैं वापस क्लियर करवाता हूँ। 1354 में बरसिंह हाड़ा का बूंदी का शासक था, जिसके काल में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। तारागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी मेवाड़ महाराणा लाखा ने, मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर इसे ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए कुंभहाड़ा ने अपनी जान की बाजी लगाई। ठीक है मित्रों। इसके बाद में एक शासक आता है मित्रों, मैंने बताया था कि इस बरसिंह के बाद में जो बरसिंह की मृत्यु हो गई थी गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, हाँ। इसके पश्चात जो शासक आता है नारायण राव। इसके पश्चात कौन आता है मित्रों, शासक आता है नारायण राव। नारायण राव की बात की जाए मित्रों 1503 में शासक बनता है। कब बनता है, 1503 में नारायण राव शासक बनता है, जिसकी पुत्री का विवाह सांगा के साथ हुआ था। पुत्री थी इसकी कर्मावती। और नारायण राव है मित्रों, इस नारायण राव ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अब मित्रों हाँ एक और ध्यान रखना मित्रों, मैंने आपको देखो 1531 में जब रतन सिंह पढ़ाया था, मेवाड़ का महाराणा रतन सिंह पढ़ाया था, सांगा का पुत्र था रतन सिंह। उस समय मित्रों कर्मावती का भाई था। कर्मावती का भाई कौन था, सूरजमल हाड़ा। तो 1531 में यहाँ पर जो शासक रहता है बूंदी का, वह कौन रहता है, सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा अर्थात किसका पुत्र था, नारायण राव का तो क्या था, पुत्र। और इस कर्मावती का भाई, कर्मावती का भाई कौन था, सूरजमल हाड़ा। और मैंने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाया था कि इसके सांगा का जो पुत्र था रतन सिंह,
सांगा का पुत्र रतन सिंह जो धनबाई का पुत्र था, जोधपुर की एक रानी थी ना धनबाई, उस धनबाई का पुत्र था रतन सिंह। उस रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए बूंदी में एक अहेरिया उत्सव हुआ था, और अहेरिया उत्सव में शिकार खेलते समय वो रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों ही आपस में मारे गए थे। ये मैंने मेवाड़ के इतिहास में आपको बताया था, यदि किसी के याद है तो। सूरजमल हाड़ा और मेवाड़ महाराणा कौन था? रतन सिंह। ये कब मारे गए थे? 1531 में बूंदी में अहेरिया उत्सव, अहेरिया उत्सव में शिकार खेलते समय मारे गए। अहेरिया उत्सव में शिकार खेलते समय दोनों मारे गए आपस में। ये बातें मैंने आपको बताई थी जब मेवाड़ पढ़ाया था मित्रों। मेवाड़ में मैंने आपको बताया था, यदि किसी के याद है तो, रतन सिंह है ये सांगा का पुत्र था, बड़ा पुत्र था, और जब शासक बनता है तो बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे, और बूंदी में अहेरिया उत्सव के दौरान दोनों है शिकार खेलते समय आपस में ही मारे गए थे। ये मित्रों सूरजमल हाड़ा किसका पुत्र था? नारायण राव का पुत्र था। क्लियर? अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात सूरजमल हाड़ा जो शासक बनता है, हालांकि इससे सूरजमल हाड़ा से पहले भी राव सुल्तान एक शासक आया था, रणथंभौर पर अधिकार करता है। 1569 में भगवंत दास का रणथंभौर पर आक्रमण होता है। क्लियर? भगवंत दास के सहयोग से ये अकबर के अधीनता स्वीकार करता है। अकबर इसे राव राजा की उपाधि और 5000 का मनसब प्रदान करता है। बनारस का शासन प्रबंध सौंपता है। काशी में इसे सूरजमल हाड़ा की मृत्यु हो गई थी 1585 में, और इसका दरबारी कवि था चंद्रशेखर। कौन था? चंद्रशेखर, जिसने हमीर हट और सूरजन चरित्र ग्रंथ लिखा था। अब इससे मित्रों देखो, सूरजमल हाड़ा के बाद में इसका पुत्र था दुद्दा, और दुद्दा जो शासक सौंप रखा था, शासन प्रबंध रणथंभौर का सौंप रखा था। किसको? दुद्दा को। दुद्दा के पश्चात मित्रों रणथंभौर का जो शासक है वो बनाया गया था सूरजमल हाड़ा का एक पुत्र और था भोज। कौन था? भोज है, जो 1585 से लेकर 1607 ईस्वी तक कौन रहता है? भोज यहाँ का शासक रहता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चल ले गया मित्रों आगे, चला गया आगे। चलो जी, अब देखो मित्रों, सूरजमल हाड़ा का एक पोता था। सूरजमल हाड़ा को पोतो कौन हो? रतन सिंह हाड़ा। सूरजमल हाड़ा को पोतो कौन हो मित्रों? रतन सिंह हाड़ा। ये कौन था? सूरजमल हाड़ा का पोता था, अर्थात भोज का पुत्र। सूरजमल हाड़ा का पुत्र था भोज, और भोज का पुत्र कौन था? रतन सिंह हाड़ा। इसके संदर्भ में इंपोर्टेंट प्रश्न याद करना है मित्रों। जो शासक बनता है, ये 1607 से लेकर 21 तक शासक रहता है मित्रों, और रतन सिंह हाड़ा है मित्रों। इसके संदर्भ में याद करना आपको, हाँ ये याद करना है कि जो रतन सिंह हाड़ा है, इस रतन सिंह हाड़ा के जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे, और जहांगीर ने इसे 5000 की मनसबदारी प्रदान की, और जहांगीर ने ही मित्रों इसे सरबुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी थी। तो एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया बाकायदे कि जहांगीर ने किस हाड़ा शासक को है सरबुलंद राय की उपाधि दी थी? तो मित्रों वो शासक कौन था? रतन सिंह हाड़ा। तो इसके जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। जहांगीर के साथ अच्छे संबंध किसके थे? रतन सिंह हाड़ा। ठीक है मित्रों, जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी? जहांगीर ने रतन सिंह को कौन सी उपाधि दी? सरबुलंद राय। कौन सी दी मित्रों? सरबुलंद राय की उपाधि दी। जहांगीर ने इसे सरबुलंद राय व राम राजा की उपाधि दी। सरबुलंद राय और राम राजा की उपाधि किसे दी? रतन सिंह हाड़ा को दी। किसे दी मित्रों? रतन सिंह हाड़ा को। हाँ बिल्कुल सैनी जी, हाँ
जहां पानी कम था वहां क्यों गए? बिल्कुल, चंबल में जाते वहां पर पानी बहुत है। चलिए शैलेश जी आगे देखिए। हाँ, सरबुलंद राय और राम राजा की उपाधि है वो किसे दी गई मित्रों? रतन सिंह को दी गई। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। क्लियर। अब देखिए मित्रों, रतन सिंह है, इसको 5,000 की मनसब भी दी थी। जहांगीर ने 5,000 की क्या दी थी? मनसब। 5,000 की मनसब भी जहांगीर ने इसे दी थी। इसके बाद में देखिए मित्रों, रतन सिंह हाड़ा एक न्यायप्रिय राजा था। कैसा था? न्यायप्रिय राजा था। अर्थात कहते हैं कि रतन सिंह हाड़ा के एक पुत्र था गोपीनाथ। कौन था? गोपीनाथ। रतन सिंह हाड़ा का एक पुत्र था गोपीनाथ, और उस गोपीनाथ का है ब्राह्मणों ने हत्या कर दी। रतन सिंह हाड़ा का पुत्र था गोपीनाथ, जिसकी ब्राह्मणों ने हत्या कर दी थी। और इस रतन सिंह ने उन ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कहते हैं कि जो गोपीनाथ है वो दुराचारी था, और गोपीनाथ के दुराचारों से तंग आकर ब्राह्मणों ने उसकी क्या कर दी? ब्राह्मणों ने उस गोपीनाथ की हत्या कर दी थी। इसलिए गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को है इस रतन सिंह ने कुछ भी नहीं कहा था। ये न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, रतन सिंह हाड़ा के काल में इसका एक पुत्र था माधो सिंह। रतन सिंह हाड़ा के काल में इसका पुत्र कौन था मित्रों? माधो सिंह। इस माधो सिंह के मित्रों है, माधो सिंह के मित्रों ध्यान रखना, किसके साथ अच्छे संबंध थे? शाहजहां के साथ। माधो सिंह है, इस माधो सिंह के किसके साथ अच्छे संबंध थे? शाहजहां के साथ अच्छे संबंध थे। शाहजहां के साथ अच्छे संबंध किसके थे मित्रों? माधो सिंह के थे। माधो सिंह कौन था? माधो सिंह कौन था? माधो सिंह रतन सिंह का पुत्र था। और शाहजहां ने इस माधो सिंह से खुश होकर इस माधो सिंह को मित्रों 1631 में क्या दे दिया? कोटा। अर्थात कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक बना दिया। तो आपसे पूछ ले, कोटा का प्रथम शासक या कोटा है वो बूंदी से कब अलग हुआ? मित्रों इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखना। कोटा है वो बूंदी से अलग कब हुआ? 1631 में। और कोटा का प्रथम शासक, हाँ बिल्कुल, रतन सिंह को सर जहांगीर ने दी थी सरबुलंद राय की उपाधि। बिल्कुल जहांगीर ने दी थी। हाँ, इस समय आप काल देख लो सुमन जी, आप यहाँ पर 1607 से लेकर 21 में है, वो मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था इस समय? देखो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, और लगभग 1623 या 28 तक जो भी है, उसके बाद में कौन रहता है? जहांगीर रहता है शासक। तो यहाँ पर शासक कौन है? जहांगीर। जहांगीर ने उपाधि दी थी। ठीक है। हाँ, अब देखो मित्रों, आपने कोई और पढ़ लिया होगा। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है कि बूंदी से कोटा कब अलग हुआ? बूंदी से कोटा है 1631 में अलग हुआ। और कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे बनाया गया था? माधो सिंह को। किसने बनाया? शाहजहां ने। अब जब हम कोटा का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर यहाँ पर इनकी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार इसको यहीं पर स्टॉप कर दो, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बूंदी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बूंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले बूंदी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कोटा। माधो सिंह से स्टार्ट करेंगे, आगे इसके जो शासक है वो कल पढ़ेंगे कोटा की। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो मित्रों, रतन सिंह के बाद में जो शासक बनता है शत्रुसाल हाड़ा। कौन बनता है? बूंदी का शासक कौन होता है? शत्रुसाल हाड़ा। ठीक है, शत्रुसाल हाड़ा है मित्रों, ये शासक बनता है 1621 से 58 तक लगभग है, ये शत्रुसाल हाड़ा शासक रहता है। शत्रुसाल हाड़ा है मित्रों, ये भी शाहजहां की फेवर में था। और जब मित्रों, हाँ शाहजहां है, इस शाहजहां की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है, किन में? 4 भाई थे इस शाहजहां के, पुत्र थे 4। औरंगजेब है, जो दारा शिको है, कासिम है, शुजा है। उनमें मित्रों जब उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उस उत्तराधिकार संघर्ष में ये शत्रुसाल हाड़ा किसका पक्ष लेता है? दारा शिकोह का पक्ष। शत्रुसाल हाड़ा किसका पक्ष लेता है मित्रों? दारा शिकोह के पक्ष में लड़ते हुए। और दारा शिकोह के पक्ष में कौन से युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में। सामूगढ़ का युद्ध, हाँ, जो मई 1658 में हुआ था मित्रों। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? मई 1600 लगभग 29 में बताई जाती है, लगभग 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष लेते हुए ये शत्रुसाल हाड़ा कहते हैं कि जब सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह ने अपना हाथी छोड़कर है, दारा शिकोह युद्ध से बीच में भाग गया था, तो इस शत्रुसाल हाड़ा ने उस हाथी पर सवार होकर युद्ध की प्रगति को बनाए रखा था, और लड़ते लड़ते हुए औरंगजेब के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। तो शत्रुसाल हाड़ा है मित्रों,
इस सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकों के पक्ष में लड़ते हुए औरंगजेब के साथ लड़ते हुए क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ था। कौन? शत्रुसाल हाड़ा। तो ज्यादा ध्यान रखना मित्रों, शत्रुसाल हाड़ा है। शत्रुसाल हाड़ा ये ध्यान रखना, पुत्र किसका था? ये था रतन सिंह का पुत्र था गोपीनाथ, जिसकी हत्या कर दी थी किसने? बामनों ने। और मित्रों गोपीनाथ का पुत्र कौन है? शत्रुसाल हाड़ा है, जिसने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में, कौन से युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए औरंगजेब के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। कब? 1658 में, 29 मई 1658 में। क्लियर हुआ मित्रों? इसके बाद में दो शासक बनते हैं, भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के काल की मुख्य कोई घटना याद नहीं करनी है आपको। उसके बाद में जो शासक बनेगा बुद्ध सिंह, उस बुद्ध सिंह के काल की घटना पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक बार देख ले, रतन सिंह हाड़ा जहांगीर से अच्छे संबंध थे। सरबुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी थी जहांगीर ने, क्लियर, और 5000 की मनसब दी थी। रतन सिंह के बाद में माधो सिंह जो इसका पुत्र था, 1631 में कोटा से अलग कर दिया, कोटा को बूंदी से अलग करके कोटा का प्रथम शासक घोषित कर दिया सांझा ने, किसे? माधो सिंह को। ठीक है प्रिया जी, नींद आया? कौन चल रहा? नींद आवे है, थोड़ी सी दार की बात हो रहा है, देखो 15-20 मिनट की बात हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो माधो सिंह के बाद में मित्रों यहाँ पर देखो, ये तो चला गया कोटा। इधर कौन बचा? शत्रुसाल हाड़ा, जिसने दारा सिकों का पक्ष लेते हुए सामूगढ़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। यदि क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। अब देखो मित्रों, इसके बाद की बात करें मित्रों, इसके बाद में देखो भाव सिंह शासक बनता है, अनिरुद्ध सिंह शासक बनता है। उनके संदर्भ में कोई आपको याद नहीं रखना है, ज्यादा रोल नहीं है। शासक बनता है बुद्ध सिंह। कौन बनता है? बूंदी का शासक कौन बनता है? बुद्ध सिंह। शासक बनता है 1695 से 1739 तक। 1695 से 1739 ईस्वी तक शासक कौन रहता है मित्रों? यहाँ पर शासक रहता है बुद्ध सिंह। कौन रहता है मित्रों? बुद्ध सिंह यहाँ का शासक रहता है। बुद्ध सिंह के कार्य की प्रमुख घटना क्या थी? तो देखो मित्रों, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, आपको पता है। इसके पश्चात 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के पुत्रों में क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। अर्थात इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्रों में क्या हुआ? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष किन में हुआ? औरंगजेब के पुत्रों में। कौन सा युद्ध हुआ मित्रों? हाँ, वह युद्ध हुआ था जाजाऊ का युद्ध। कौन सा हुआ था? जाजाऊ युद्ध। और जाजाऊ युद्ध हुआ था 2 जून 1707 को। मैंने आपको पढ़ाई थी आमेर रियासत, यदि किसी के ध्यान में है, आमेर रियासत पढ़ाई थी। उस समय मैंने इस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की चर्चा की थी। जाजाऊ युद्ध किस किस के मध्य हुआ? औरंगजेब का पुत्र था, एक तो था मुअज्जम। कौन था? औरंगजेब का पुत्र कौन था? मुअज्जम। और एक औरंगजेब का पुत्र कौन था मित्रों? आजम। कौन था? आजम। ठीक है मित्रों, मुअज्जम का साथ तो किसने दिया था? मुअज्जम का साथ दिया था बुद्ध सिंह ने। किसने दिया था? बुद्ध सिंह ने। किसका साथ दिया था? मुअज्जम ने। और इधर देखो 1707 में कोटा रियासत भी बन गई थी भाई। कोटा 1631 में बन गया था, तो कोटा का ही कोई तो शासक तो था ही। तो कोटा का शासक कौन था उसमें? राम सिंह प्रथम। कौन था? राम सिंह प्रथम। राम सिंह प्रथम ने किसका साथ दिया मित्रों? राम सिंह प्रथम ने आजम का साथ दिया। और मैंने आपको उस समय बताया था आमेर रियासत में कि इसमें जाजाऊ के युद्ध में, जो जाजाऊ है आगरा के पास लड़ा गया था, इस युद्ध में मित्रों कौन जीता था? तो जाजाऊ के युद्ध में मित्रों मुअज्जम जीता था। कौन जीता था? मुअज्जम जीता था मित्रों, जो युद्ध शासक बनने के बाद में क्या कहलाता? बहादुर शाह। क्या कहलाता? बहादुर शाह प्रथम। चलो ठीक है मित्रों, मुअज्जम। और इधर आजम के पक्ष में कौन लड़ा था मित्रों? राम सिंह। अब जो राम सिंह है वो आजम के पक्ष में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ।
जो राम सिंह है वो किसके पक्ष में लड़ता हुआ मित्रों, राम सिंह आजम के पक्ष में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इधर बुद्ध सिंह जो मोजम के पक्ष में लड़ रहे थे, वो है बुद्ध सिंह है, वो इस युद्ध में विजयी रहते हैं क्योंकि मोजम विजय हुआ था। अब मित्रों जैसे ही मोजम है मित्रों यहाँ पर शासक बनता है, शासक बनते ही ये मोजम इस बुद्ध सिंह को आदेश देता है। बुद्ध सिंह को क्या कहता है कि आप है वो कोटा पर आक्रमण करो। क्यों कहता है, क्योंकि कोटा के शासक राम सिंह ने आजम का साथ दिया था। तो ये मोजम शासक बनते ही बहादुर शाह के नाम से जब शासक बनता है तो मोजम कहता है कि आप कहां पर आक्रमण करो भाई, कोटा पर आक्रमण करो। तो बुद्ध सिंह है यहाँ पर किस पर आक्रमण करेगा मित्रों, कोटा पर आक्रमण करेगा। किस पर आक्रमण करेगा, कोटा पर आक्रमण कौन करेगा, बुद्ध सिंह। इधर मित्रों राम सिंह की तो मृत्यु हो गई थी, अब राम सिंह के बाद में जो शासक बनेगा इधर वो कौन बनेगा, कोटा का भीम सिंह। कौन बनेगा, भीम सिंह कोटा का शासक बनता है और ये कोटा का सबसे प्रभावशाली शासक था मित्रों। बुद्ध सिंह है कोटा पर आक्रमण करता है, लेकिन भीम सिंह है इस बुद्ध सिंह को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। क्या कर देता है, पराजित। इसके पश्चात मित्रों एक शासक फर्रुखशेर कौन बनता है, मुगलों में शासक कौन बनता है, फर्रुखशेर। ये जब मित्रों फर्रुखशेर शासक बनता है तो फर्रुखशेर ने शासक बनने के पश्चात इस बुद्ध सिंह को कहा कि आप जयपुर पर आक्रमण करो। जयपुर का शासक कौन था उस समय, सवाई जय सिंह। कौन था मित्रों, सवाई जय सिंह। फर्रुखशेर ने शासक बनने के बाद बुद्ध सिंह को क्या कहा कि आप जयपुर पर आक्रमण करो, और बुद्ध सिंह बोले तो कौन करूं। बुद्ध सिंह ने क्या कहा कि मैं तो जयपुर पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो इस फर्रुखशेर ने कहा कि ठीक है मत करो। तो फर्रुखशेर ने बूंदी को अधिकार में कर लिया मित्रों, और बूंदी का नाम ही चेंज कर दिया। फर्रुखशेर ने बूंदी का नाम क्या रख दिया, फर्रुखाबाद। क्या रख दिया, फर्रुखाबाद। मित्रों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना कई बार। मुगल शासक फर्रुखशेर ने किस रियासत का नाम फर्रुखाबाद रखा था, किसका नाम फर्रुखाबाद रखा मित्रों, बूंदी का नाम। और किस शासक के काल में, किस शासक के काल में मित्रों, भीम सिंह को। और भीम सिंह मार्च 1713 पर किस पर अधिकार कर लेता है, बूंदी पर अधिकार कर लेता है। ठीक है मित्रों, बूंदी पर अधिकार कर लेता है। वीडियो रुक गया। चल रहा है मित्रों मेरे तो यहाँ पर वीडियो चल रहा है मेरे, तो आपके नहीं चल रहा है क्या, किस किसके नहीं चल रहा है। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात कहते हैं कि 1715 में जो बूंदी है वो बूंदी वापस बुद्ध सिंह को दे दिया गया। 1715 में मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने बूंदी है वो किसे सौंप दिया, बूंदी वापस किसे सौंप दिया मित्रों, बूंदी है वो वापस बुद्ध सिंह को सौंप दिया। तो 1715 में बूंदी है वो वापस किसे सौंप दिया, बुद्ध सिंह को। आपकी क्या गलती है, वो गलती सबको पता है। आप बरबर में क्यों कमेंट्स कर रहे हो, मेरी क्या गलती है, गलती सबको पता है किसकी क्या गलती है। ठीक है आगे चलिए। हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, बूंदी में अब होता है सवाई जय सिंह का हस्तक्षेप। बूंदी राज्य में सवाई जय सिंह का हस्तक्षेप, सवाई जय सिंह का हस्तक्षेप कब होता है, 1733 में। 1733 में किसका हस्तक्षेप होता है मित्रों, सवाई जय सिंह का। बूंदी पे किसका हस्तक्षेप होता है, सवाई जय सिंह का। और बूंदी का जो शासक था, बूंदी का शासक कौन था मित्रों उस समय, बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह को हटाकर सवाई जय सिंह ने किसे शासक बना दिया मित्रों, दलेल सिंह को। किसे, हाँ दलेल सिंह को शासक बना दिया। बुद्ध सिंह को हटाकर सवाई जय सिंह ने किसे शासक बना दिया, दलेल सिंह को शासक बना दिया। दलेल सिंह जो करवार का जागीरदार था। ठीक है अब देखो मित्रों, जब दलेल सिंह को शासक बना दिया तो बुद्ध सिंह की रानी थी अमर कुंवरी। कौन थी, अमर कुंवरी, आनंद कुंवरी। ये बुद्ध सिंह की रानी थी, जो सवाई जय सिंह की बहन लगती थी, जो सवाई जय सिंह की बहन भी लगती थी। इस अमर कुंवरी ने मित्रों मराठों को आमंत्रित किया। किसको किया, मराठों को आमंत्रित किया।
मराठों को आमंत्रित क्यों किया? क्योंकि अमरकुंवरी का पुत्र था उमेद सिंह। कौन था? उमेद सिंह। ये अमरकुंवरी अपने पुत्र उमेद सिंह को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन इसके भाई सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को शासक बना दिया। तो यहाँ पर ये अमरकुंवरी नाराज हो जाती है और मराठों को आमंत्रित करती है। जो मल्हार राव आते हैं, मैंने आपको जयपुर राज्य में पढ़ाया था ये। तो यहाँ पर मित्रों राजस्थान में मराठे आते हैं और मराठे सबसे पहले कहां पर आते हैं मित्रों? राजस्थान में मराठे बूंदी रियासत में आते हैं। मराठे किस रियासत में आते हैं? बूंदी। और मित्रों इसके पश्चात जो मराठा आते हैं, मराठों ने क्या किया? यहाँ पर मराठों ने आकर इस दलेल सिंह को गद्दी से उठा दिया। दलेल सिंह को गद्दी से उठा दिया और किसे शासक बना दिया? मराठों ने उमेद सिंह को शासक बना दिया। किसे शासक बना दिया? दलेल सिंह को हटाकर उमेद सिंह को शासक बना दिया। लेकिन जैसे ही मराठे वापस जाते हैं, जैसे ही मराठे वापस जाते ये घटना मित्रों 12 अप्रैल 1734 की, यानी 12 अप्रैल 1734 में मराठों ने दलेल सिंह को हटाकर उमेद सिंह को शासक तो बना दिया। लेकिन जैसे ही ये वापस जाता है, जैसे ही ये वापस जाता है, कौन? मराठा सरदार जो मल्हार राव आया था, जो मल्हार राव यहाँ से वापस जाता है, उसके पश्चात सवाई जय सिंह ने क्या किया? उमेद सिंह को हटा दिया वापस और किसे शासक बना दिया? दलेल सिंह को शासक बना दिया। किसे बना दिया मित्रों? दलेल सिंह को शासक बना दिया। अब देखो मित्रों, जो उमेद सिंह है, ये उमेद सिंह है मित्रों, ये शासक वापस कब बनेगा? उमेद सिंह है वो वापस शासक कब बनेगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था, देखो 2 युद्ध पढ़ाए थे। आमेर में भी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। एक तो हुआ था बगरू का युद्ध, एक उससे पहले हुआ था राजमहल का युद्ध। बताया था ना मैंने, राजमहल और बगरू के युद्ध सवाई जय सिंह के पुत्र थे। हाँ, सवाई जय सिंह के पुत्र कौन थे? सवाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह। और माधो सिंह के पक्ष में ये उमेद सिंह किसके पक्ष में लड़ता है? सवाई माधो सिंह के पक्ष में। क्यों लड़ता है? सवाई माधो सिंह के पक्ष में क्यों लड़ता है? सवाई माधो सिंह के पक्ष में इसलिए लड़ता है कि सवाई माधो सिंह ने कहा कि यदि मैं जीत जाऊंगा तो आपको है वो शासक बना दूंगा। काका बुद्ध सिंह को हटाकर आपको बूंदी का शासक बना दूंगा। इसलिए इसने सवाई माधो सिंह का साथ दिया था। पहले राजमहल के युद्ध में तो ये हार गए थे सवाई माधो सिंह, लेकिन बगरू के युद्ध में जब सवाई माधो सिंह की जीत होती है मित्रों, सवाई ईश्वर सिंह को हराने के पश्चात जैसे ही सवाई माधो सिंह विजय होते हैं, तो यहाँ पर बुद्ध सिंह जो दलेल सिंह था, इस दलेल सिंह को हटाकर शासक किसे बना दिया गया? उमेद सिंह को। इस प्रकार मित्रों ये उमेद सिंह शासक बना 1748 में लेकर 1770 तक। 1748 से लेकर 1770 तक शासक कौन रहता है मित्रों? उमेद सिंह शासक रहता है। ज्यादा नहीं, 5-4 मिनट का और देखिए मित्रों, ठीक है। उमेद सिंह है, इसने जीवित अवस्था में अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्र अजीत सिंह को है वो शासन प्रबंध सौंप दिया था। इसके पश्चात मित्रों फरवरी 1818 में यहाँ का शासक था विष्णु सिंह। कौन था? विष्णु सिंह। बूंदी का शासक कौन था? विष्णु सिंह। इस विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ, बिल्कुल दोबारा रिपीट करूंगा मैं, विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली मित्रों? सहायक संधि। अंग्रेजों से क्या कर ली मित्रों? संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ संधि किसने कर ली मित्रों? बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने फरवरी 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, आपकी तो ये आदत है, लेकिन यहाँ पर किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचता है ये आपको नहीं बताएगा। चलिए इसके बाद में देखिए आगे। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। हाँ, इसके पश्चात मित्रों यहाँ पर ये होगी अंग्रेजों से संधि, और जो हाँ इसके पश्चात मित्रों यहाँ पर नेक्स्ट बात की जाए एकीकरण की, कि एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था? राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी का शासक कौन था? बहादुर सिंह था। कौन था? बहादुर सिंह, जिसने एकीकरण के दूसरे चरण में, दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ में, 25 मार्च 1948 को बूंदी का विलय कर दिया था। किसका विलय कर दिया था?
बूंदी का विलय एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था, उसके पश्चात राजस्थान में इसका विलय हो गया था। टाइम थोड़ी हो गया मित्रों, टाइम पर 5 मिनट पड़े, 5 मिनट में मैं पूरा आपको समझा दूंगा। इसलिए सभी मित्र एक बार वापस बोर्ड पर आइए। हाँ, सभी मित्र एक बार वापस बोर्ड पर आइए। हाँ, आपको बोर्ड पर नहीं आना है, हाँ, अपने दिमाग को एक बार बोर्ड पर लाना है। अंतिम कड़ी है, 5 मिनट की है, 5 मिनट में सारे समझ जाओगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर जो बूंदी के हाड़ा चौहान है ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अंशिका जी एक बार वापस देखिए, जिनके समझ नहीं है वो भी देखिए। बुद्ध सिंह पटेल 1695 से 1739 तक शासक है। 5 मिनट की बात है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। हाँ, और इसके पश्चात इसके पुत्रों में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है। इसके पुत्र थे, एक तो मोजम और एक था आजम। इन दोनों में युद्ध होता है, जाजाऊ का युद्ध होता है 2 जून 1707 को आगरा के पास में। ठीक है, इस युद्ध में मुअज्जम का साथ देता है बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। आजम का साथ कौन देता है? कोटा का शासक था राम सिंह। युद्ध में विजय कौन होता है? मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र विजय होता है और शासक होता है बहादुर शाह के नाम से। इधर आजम का साथ देता है कोटा का शासक राम सिंह, जो इस युद्ध में लड़ता हुआ राम सिंह क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त। क्लियर? अब बुद्ध सिंह को है मुअज्जम शासक बनने के पश्चात बुद्ध सिंह को आदेश देता है कि आप कोटा पर आक्रमण करिए। कहां पर करिए? कोटा पर। और इधर राम सिंह की मृत्यु के बाद कोटा का शासक बना भीम सिंह। लेकिन जैसे बुद्ध सिंह कोटा पर आक्रमण करता है तो भीम सिंह ने उसे हरा दिया, पराजित कर दिया। इसके पश्चात मुअज्जम के बाद शासक बना जो फर्रुख शेर, उसके कालांतर में जो फर्रुख शेर शासक बना यहाँ का मुगलों का, उस फर्रुख शेर ने कहा, किसे कहा? बुद्ध सिंह से, कि आप जयपुर पर आक्रमण करिए। कहां पर आक्रमण करिए? जयपुर पर। लेकिन बुद्ध सिंह ने कहा कि मैं तो सवाई सिंह पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो इस फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम बदल दिया, बूंदी पर अधिकार करके क्या रखा? फर्रुखाबाद। तो किसका नाम है? फर्रुखाबाद रखा था मित्रों, फर्रुखाबाद बूंदी का। क्लियर? चलिए आगे। इसके पश्चात देखिए मित्रों, मार्च 1713 में भीम सिंह, कौन था? भीम सिंह कोटा का शासक था, जिसने बूंदी पर अधिकार कर लिया था। किसे हराकर? इस बुद्ध सिंह को हराकर। लेकिन फर्रुख शेर ने 1715 में वापस है बूंदी किसे सौंप दी? इस बुद्ध सिंह को सौंप दी। क्लियर? इसके पश्चात देखिए मित्रों, सवाई जय सिंह का हस्तक्षेप होता है 1733 में बूंदी रियासत में। हाँ, बूंदी रियासत में है सवाई जय सिंह का हस्तक्षेप होता है। बुद्ध सिंह को हटाकर सवाई जय सिंह ने यहाँ का शासक किसे बना दिया? करवार का जागीरदार था एक दलेल सिंह, इसे शासक बना दिया। ठीक है, लेकिन बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमर कुंवरी, और अमर कुंवरी की भी एक संतान थी उमेद सिंह। ये बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी अपने पुत्र उमेद सिंह को शासक बनाना चाहती थी, और अमर कुंवरी ये सवाई जय सिंह की बहन भी लगती थी। लेकिन सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को शासक बना दिया, और उमेद सिंह को जब शासक नहीं बनने दिया जाता है तो ये अमर कुंवरी मराठों को राखी भेजती है। और मराठे जो मल्हार राव आते हैं, राणोजी आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आकर मराठे 12 अप्रैल 1734 को बूंदी का शासक किसे बना देते हैं? उमेद सिंह को, और दलेल सिंह को गद्दी से हटा देते हैं। लेकिन जैसे ही मराठे वापस गए और मराठों के जाते ही वापस शासक इस सवाई सिंह ने किसे बना दिया? दलेल सिंह को बना दिया, और उमेद सिंह को शासक हटा दिया। लेकिन इसके पश्चात सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात 2 युद्ध होते हैं, राजमहल और बगरू के युद्ध, जिनमें इस उमेद सिंह ने किसका साथ दिया था? सवाई माधो सिंह का, सवाई ईश्वर सिंह के विरुद्ध। ये दोनों सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वर सिंह पुत्र थे किसके? सवाई जय सिंह के। इस शर्त पर साथ दिया कि सवाई माधो सिंह यदि युद्ध में विजय हो गया तो उमेद सिंह को है वो बूंदी का शासक बनाया जाएगा। तो जैसे ही सवाई माधो सिंह पहले युद्ध में तो हार जाता है राजमहल के युद्ध में, लेकिन बगरू के युद्ध में विजय होने के पश्चात सवाई माधो सिंह ने उमेद सिंह को है बूंदी का शासक बना दिया और दलेल सिंह को हटा दिया। क्लियर हो गया मित्रों? इसके पश्चात ये है शासक बनता है जो वापस शासक कौन बनता है मित्रों? उमेद सिंह। ये उमेद सिंह है, यहाँ पर शासक बनता है, और उमेद सिंह शासक बनता है 1748 में। उमेद सिंह शासक है, कब बनता है? 1748 में शासक बनता है वापस यहाँ पर। 1748 से लेकर 1770 ईस्वी तक कौन शासक रहता है मित्रों? उमेद सिंह। कौन रहता है मित्रों? उमेद सिंह शासक रहता है। और अपने जीवित अवस्था में इसने 1770 में अपनी गद्दी सौंप दी किसे? अपने पुत्र अजीत सिंह को। ठीक है, किसको सौंप दी? अजीत सिंह को। इसके पश्चात मित्रों देखो, मैंने बताया आपको फरवरी 1818 में यहाँ का शासक था बूंदी का विष्णु सिंह, और विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली मित्रों? संधि कर ली। एकीकरण के समय
एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था बूंदी का? बहादुर सिंह। कौन था? बहादुर सिंह, जिसने एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ था पूर्व राजस्थान संघ, उस पूर्व राजस्थान संघ में इस बूंदी का विलय कर दिया था 25 मार्च 1948 को। और ध्यान रखना, एकीकरण के दूसरे चरण में मित्रों इस बहादुर सिंह को है उप राज प्रमुख भी बनाया गया था। क्लियर हुआ क्या मित्रों? ये आपके बूंदी की हाड़ा चौहान है। यदि किसी ने मन से क्लास ली है तो एकदम क्लियर हो गई। एक क्लास में यदि आपके हाड़ा चौहानों से और बूंदी से कोई क्वेश्चन आ गया तो किसी का गलत नहीं होगा, ये गारंटीड है। ठीक है मित्रों, तो कल हम पढ़ेंगे मित्रों कोटा की हाड़ा चौहान। तो एक क्लास है कल हाड़ा चौहान कोटा की और एक आज होगी बूंदी की। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल।